गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कशन कर रहे थे, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया और करेंगे। उसमें कल हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। बेटा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन यदि वो देता है तो वो सेल के बारे में देता है। सेल के बारे में देने के बाद कल कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, जैसे हमारे एक सुमित स्टूडेंट है उसका कमेंट्स आया था कि सर बाकी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी आप करवा दीजिए टॉपिक एग्जाम से जनवरी में। हम कोशिश करते हैं जनवरी तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने की, और अभी दिसंबर महीना स्टार्ट हुआ है, हम कोशिश करेंगे दिसंबर में हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने की, जिससे कि आपको भी हेल्प मिलेगी और बाकी के और दोस्तों को भी बताओ जो ये वीडियोस देखे और अंडरस्टैंड करें। बेटा मैं तुमसे एक चीज बोल रहा हूं, मैंने कई बार क्या बोला, आप ये वीडियोस को यदि कान में लगा के भी छोड़ दोगे ना तो ये जो चीजें आपके कान में गूंजेंगी ना तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और बार बार कोई चीज रिपीट होती है ना आपके माइंड में तो वो चीज याद हो जाती है। जैसे कोई कहते हैं ना कि यदि कोई तुम प्रवचन सुन रहे हो किसी संत के और वो संत के तुम डेली प्रवचन सुनोगे और डेली अच्छाई बातें सुनोगे तो तुम गलत कभी नहीं कर सकते, और यदि तुम गलत एनवायरमेंट में बैठोगे तो तुम हर बार गलत करोगे। तो इन्वायरमेंट, तो इन वीडियोस को कान में लगा के सुना करो और इमेज क्रिएट करा करो। वहां सेल की एक स्ट्रक्चर होती है, राउंड शेप की होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, राइबोसोम होता है। जब इन स्ट्रक्चरों को जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे, इंटरप्रिटेशन मींस अंदर जब फील करोगे तो ये डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाएगी। मींस यदि मैं आज आपसे क्वेश्चन करूं कि आप सेल के बारे में बताइए तो आप डायरेक्ट आते ही एक लेवल डायग्राम बनाना चाहिए कि सर ये सेल है, ये इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन्स का ये फंक्शन है। ये आपके माइंड में क्लियर इमेज होना चाहिए। जैसे इमेज जिससे तुम प्यार करते हो, या अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से या अपने पति से या पत्नी से, बच्चों से, जिससे भी प्यार करते होंगे, तो यदि आपसे आंख बंद करके यदि पूछेंगे आप अपनी पत्नी का या आप अपने बच्चों का या आप अपने भाई का बहन का चेहरा बना दो तो आपको तुरंत वो याद आ जाएगा और तुरंत आप कहोगे कि इस तरीके से ये फेशियल एक्सप्रेशन है। तो आपकी फैमिली और आपकी जो प्यार करने वाली चीजें वो है किताब। इन किताबों को माइंड के अंदर छाप लो, क्योंकि जब छापोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। और डेली एक यूनिट पढ़ने का अभ्यास डालो। एक यूनिट मींस डेली आपको एक यूनिट पढ़ना है कैसे भी करके। यदि आज सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स पढ़ना है तो पूरा सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स पढ़ना है आज पूरे दिन आपको, और रिवीजन करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे टिश्यूज पढ़ने तो टिश्यूज पढ़ने, पूरा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, रिवीजन करो। जो चीज याद नहीं हो वो लिख लिख के याद करो। जो हिंदी मीडियम के जो हमारे कई पुअर स्टूडेंट्स रह जाते हैं, स्पेलिंग याद नहीं होती। भाई पहली बार किसी को स्पेलिंग याद नहीं होती है, कोई सीख के आया क्या? माँ से जब हम पैदा हुए थे तो हमें खाना भी नहीं पता था, लेकिन अब खाना खाते हैं ना। अब तो कई लोग नॉन वेज भी खा लेते हैं, फाड़ भी लेते हैं, सब कुछ खा लेते हैं, हड्डियां चूस लेते हैं। ये कहां सीख के आए थे? पेट से तो किसी ने नहीं सीखा, सीखा जब यहां से। जब तुम दुनिया का हर काम सीख सकते हो, हर शौक को सीख सकते हो, तो ये तो किताब है जिनमें आप यदि इन शब्दों को बार बार रिपीट करोगे तो ये रिपीट करने से क्या होगा बेटी, आपको याद हो जाएंगे। समझ में आई? तो इसके अंदर आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक का जो हम नाम है, उस टॉपिक का नाम हम रखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन ऑफ सेल और सेल डिवीजन। रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल एंड इसको दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं बेटा सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन की जब बात करते हैं बेटा, सेल डिवीजन मींस आपको पता है बेटा कि आपके हमारे फादर के स्पर्म और मदर के ओवम से 23 मिलने से हम 46 के एक बॉडी तैयार हुए। ये क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेल डिवीजन की बात करते हैं बेटा, सेल डिवीजन दो तरीके का होता है। एक तो होता है बेटा माइटोसिस और दूसरे को क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है बेटा। माइटोसिस की जब स्टेजेस की बात आती है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो पहली जो स्टेज होती है वो होती है बेटा प्रोफेज, दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है बेटा मेटाफेज, और तीसरी जो स्टेज होती है बेटा वो होती है एनाफेज, और चौथी जो स्टेज होती है वो होती है बेटा टीलोफेज। ठीक है बेटा। माइटोसिस के बेटा मैं आपको बता रहा हूं, माइटोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और कई किताबों के अंदर जो लिखा हुआ माइटोसिस के अंदर, जैसे डिवीजन ऑफ द सेंटर या डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो दोनों तरीके से इसको समझाया हुआ है। नहीं नहीं, वो अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग दे रखा है, लेकिन तरीका एक ही है हर किसी का। जैसे नॉर्मली माइटोसिस के अंदर बेटा, जैसे ये आप मान लो इन चारों को आप यदि देंगे तो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस ये आ गए, है ना बेटा। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस जब आ गए, और माइटोसिस की जो
दो स्टेजों के अंदर कॉमनली समझाया गया है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर माइटोसिस और मियोसिस है, तो माइटोसिस डिवीजन ऑफ द सेंटर सेल, और दूसरे स्टेज में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब मैं आपको समझाता हूं बेटा, इजी वे में मैं समझा रहा हूं। आप जितनी बड़ी बुक में जाओगे ना उतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, मैं आपको सिंपल इस तरीके से समझा रहा हूं कि इस चीज को पढ़ के दुनिया की कोई ताकत आपको 10 में से 7 नंबर आपको रोक नहीं सकती, और 10 में से 10 दिलाने के लिए आपको 4 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। कंटेंट ज्यादा चाहिएगा। अब ज्यादा कंटेंट एक क्लास के अंदर एक छोटे से उसमें आवर्स के अंदर दे पाना बड़ा मुश्किल पॉइंट हो जाता है, लेकिन हम जितना पढ़ रहे हैं इसके अंदर आप ऐड करिए बाकी की और बुक्स से और रेफर करके। अब बेटा मेरी बात सुनिए, अब हमारी जो एक सेल होती है, ये सेल के बीच में ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, बाकी की स्ट्रक्चर ऐसे ये सेल पाई जाती है। अब जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं बेटा कि हमारे प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है, तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो सेल है ये सेल निकलकर क्या करती है बेटा, इसके अंदर से ये जो इसके क्रोमोसोम्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड होने के लिए लग जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्रोफेज के अंदर इनिशियली द सेंट्रोसोम डिवाइड्स इनटू, ये सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये सेंट्रोसोम 2 पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं। सेंट्रोसोम मींस बेटी मैं एक चीज समझा देता हूं आपको, ये हमारी सेल हुई, इस सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो ये हमारे पहले जो सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, ये सेंट्रोसोम्स 2 पोल बनाते हैं, 2 जगह डिवाइड होना स्टार्ट करते हैं। 2 न्यू सेंट्रोसोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये 2 से यहां पर एक सेंट्रोसोम होता है, ये 2 सेंट्रोसोम बना लेते हैं और दोनों कहां चले जाते हैं, अलग अलग पोल पर, एक दूसरे से दूर। एक सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब सिंपल सी भाषा में जब हम इसको यूं डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, ठीक है बेटा। तो प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है, 2 न्यू सेंट्रोसोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टू द एंड्स ऑफ द न्यूक्लियस फॉर्मिंग 2 पोल्स। ये जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये दोनों न्यूक्लियस सेंट्रोसोम के साथ दोनों अलग जगह पहुंच जाते हैं। बेटा सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताता हूं, सुनो, सेंट्रोसोम भी छोड़ो। जब ये सेल डिवाइड होती है तो प्रोफेज स्टेज के अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस आधा इधर आ जाएगा आधा इधर चला जाएगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई, ये न्यूक्लियस का डिवाइडेशन। अरे तरबूज एक था, एक तरबूज को काटा तो आधा इधर, और यदि नीचे से जोड़ा रह गया तो तरबूज ऐसे हो गया, तो मींस आधा इधर के पोल पे और आधा इधर के पोल पे। जो क्रोमोसोम्स 46 थे वो 23 इधर आ गए 23 इधर आ गए। अब आता मेटाफेज स्टेज के अंदर, नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। अब ये स्टेज हो गई हमारी पहली प्रोफेज। अब क्या होता है बेटा, दूसरी स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है बेटा, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अराउंड द सेंटर ऑफ द सेल, और जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। ये सेल जब आगे डिवाइड होगी ना बेटा तो ये यहां से डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो ये सेल यहां से डिवाइडेशन, तो मींस ये जो न्यूक्लियस बेटा देखो ये डिवाइड हुआ न्यूक्लियस का, ये 2 पोल पे चलेगा, आधा न्यूक्लियस इधर आधा इधर। इसके ऊपर की जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो हट गई, तो क्रोमोसोम का गुच्छा बना रह गया वहां पे, मेम्ब्रेन हट गई है। सेंटर दे गेट अटैच्ड टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रोसोम व्हिच आर नाउ एट द 2 पोल्स ऑफ द सेल। और ये किससे अटैच हो जाते बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच हो जाते, जैसे कि ये यूं कर दिया ये कर दिया और यहां से डिवाइडेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है बेटा। इस डिवाइडेशन होने के स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटाफेज। इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज। मींस कहने का मतलब क्या है बेटी कि एक सेल जिसके पास एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 अलग अलग पोल पर चला गया, ऊपर की जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई। अब ये जो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन फाइबर्स बच गए ये सेंट्रोसोम के पास जाते, और जाने के बाद ये अलग अलग पोल पर इकट्ठे हो जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटा,
डायग्राम इसका मेटाफेज का मैं बताता हूं आपको कि मेटाफेज के अंदर ये सेल हो गई, इसके अंदर ये हो गया, ये पोल बन गया, ठीक है बेटा, और ये डिवाइडेशन, ये मेटाफेज हुआ। नेक्स्ट जो स्टेज आती है बेटा वो आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है बेटा, दो एंगल बन जाते हैं, जैसे दो एंगल बनने में एक तो यहां हो गया, एक यहां हो गया। इसमें क्या करते हैं बेटा, इधर का जो बाकी का कंटेंट है वो इधर आ जाएगा, बाकी का इधर आ जाएगा। मींस एनाफेज स्टेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स नाउ डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इन टू इक्वल पार्ट्स। ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं एनाफेज के अंदर, और टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स मूव अवे, और ये दोनों क्रोमोसोम्स दूर दूर हो जाते हैं बेटा। टू इक्वल पार्ट्स, द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मूव अवे टू द पोल्स एंड गेट अरेंज अराउंड द सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम के साइड में जाके अरेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ बेटा मेरी बात सुनना, मैं बताता हूं आपको। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, ये जो एक सेल है, इस सेल का जब डिवीजन होगा तो ये न्यूक्लियस जो है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, आधा इधर गया आधा इधर गया। अब जब ये प्रोफेज में हो गया, ये दोनों पार्ट में डिवाइड होके दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेज। हाँ बेटा सेल, अरे एक मैं जो बेटा न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेंट्रोसोम की तरफ अट्रैक्ट करके वो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं एक इसी वर्ड से समझा रहा हूं कि ये न्यूक्लियस दोनों तरफ से अलग चले जाते हैं। सेंट्रोसोम तो स्ट्रक्चर है जो इसके साथ में होती है। सेंट्रोसोम किसको बोलते हैं, सेंट्रोसोम के बिना सेल पूरी नहीं होती है। सेंट्रोसोम क्या करेगा, इस जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा आधे को। हाँ मैं बता रहा हूं ना बेटी, ये हाफ न्यूक्लियस को सेंट्रोसोम ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये आधा इधर आ गया और आधा इधर चला गया। अब जब ये मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो ये बचा हुआ सेंट्रोसोम है और बचा हुआ जो क्रोमेटिन फाइबर्स है ये अलग अलग हो जाते हैं, और यहां से सेल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है अलग सेल से। इतना ही। अब जो ये एनाफेज स्टेज आती है, इस एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स है ये दो पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो जाते हैं। मींस सीधे ऐसे डिवाइड होते हैं, द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स मूव अवे। ये लॉन्गिट्यूडिनली मींस ये जो सेल है ये यहां से डिवाइड होना। लॉन्गिट्यूडिनली डिवीजन कहां से स्टार्ट हो जाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहां से स्टार्ट होगा बेटा, एनाफेज स्टेज से। समझ में आया? एनाफेज स्टेज से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो टीलोफेज स्टेज है, टीलोफेज स्टेज में द सेल बिकम नैरोअर एट द सेंटर ऑफ द फैसिलिटेटेड डिवीजन, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डिसअपियर, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स अगेन। अब जब ये चीज बन जाती है तो ये जो सेल है हमारी ये और ज्यादा एक स्ट्रक्चर बना लेती है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है दोबारा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाने के बाद में जो ये और जो हमारा ये सेंट्रोसोम का जो ये कंटेंट है वो दोबारा साइड में हो जाता है। ये चीज समझ बेटी मैं कर रहा हूं टीलोफेज में, मैं आपको समझा रहा हूं बेटी, मैं समझा रहा हूं। ये टीलोफेज के अंदर दोनों स्ट्रक्चर अलग हो गई, दोनों स्ट्रक्चर अलग हो गई ना टीलोफेज के अंदर, ये टीलोफेज के अंदर अलग अलग हो गई है। ठीक है बेटा, ये टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि ये पूरी सेल एक इंडिपेंडेंटली तैयार हो चुकी है। अब क्या होगा टीलोफेज के बाद में, अब ये सेल को यदि हम इधर से अलग यदि हम बना दे तो इसको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स। इसको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल्स, या टीलोफेज में बोल दो आप इसको, है ना बेटा। ये चीज समझ में आई आपके? अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। देखो एक इसका शॉर्ट एंड स्वीट है। सबसे पहले हमारी एक सेल थी बेटा, सेल के अंदर सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। कोई भी डिवीजन होता है सेल का बीचों बीच से डिवीजन होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स का माना जाता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड हुए
क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो सेल आधी इधर जाएगी आधी इधर। अब सेल का जो आधा न्यूक्लियस है वो किधर जाएगा, सेंट्रोसोम के पास, क्योंकि सेंट्रोसोम सेंट्रल बॉडी है, वो सेल फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये बाकी का कंटेंट कहां गया, सेंट्रोसोम के पास, दूसरा कंटेंट आ गया इधर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो गए। ये कौन सी स्टेज हुई, प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होगा कि ये दोनों सेंट्रोसोम के पास में जो न्यूक्लियस पहुंचा, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर से हट जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यदि हटेगी तो न्यूक्लियस का कंटेंट फैल जाएगा। अरे कटोरी के अंदर चावल हमने भर के रखे, दबा के रखे, उबले हुए चावल, तो हमने जैसे उसको उल्टा किया और बाउल को हटाया तो बाउल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई, लेकिन वो तो उस जगह ही रह गई ना। तो ये कंडीशन मेटाफेज तक हुई। अब मेटाफेज तक ये कंडीशन होने के बाद एनाफेज में क्या होगा कि इस सेल का डिवाइडेशन लॉन्गिट्यूडनली होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आधे क्रोमोसोम यहां पहुंच गए, आधे क्रोमोसोम यहां पहुंच गए। अब इस सेल का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये दोनों अलग अलग पोल पर जो क्रोमोसोम्स बचे हुए वो आ जाएंगे और टेलोफेज स्टेज के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेल को फॉर्म कर देते हैं। और आगे जो एक सेल से दो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डॉटर सेल। ये चीज समझ में आई आपको। सुनो बेटी, दोबारा मैं आपको बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजिंग काम नहीं है। एक सेल थी, एक सेल को डिवाइड करा, ये सेल का जो कंटेंट है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सेंट्रोसोम के पास पहुंच गए, भैया हम जुदा होके आ गए। सेंट्रोसोम ने कहा आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आने तक को बोल दिया प्रोफेज। मेटाफेज में क्या हुआ कि पहले अपने कपड़े उतारो जो घर से पहन के आए हो तुम। तो इन्होंने अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी, बोला हम जब ही हमारे घर के अंदर लेंगे। इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, बोला हम अब आ गए, तो बोला ठीक है आ जाओ। अब ये डिवाइडेशन स्टार्ट कर दिया इन्होंने। डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ मेटाफेज के अंदर, क्रोमोसोम्स डिवाइड होके हमारे आगे एनाफेज में। ये जो एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होने के बाद में ये दो ग्रुप बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के और एक दूसरे पोल पर अरेंज हो जाते हैं सेंट्रोसोम के साथ, क्योंकि सेंट्रोसोम ही स्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। मैं सेंट्रोसोम के पास कैसे पहुंचते, जैसे चुंबक के पास लोहे की कीलें पहुंच जाती है, ऐसे आप एक इमेजिन क्रिएट करो, एक राउंड चुंबक है, उसके ऊपर लोहे की कीलें चिपकी हुई है, ये होता सेंट्रोसोम के पास क्रोमोसोम्स। अब एनाफेज में ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल स्टार्ट हुआ, टेलोफेज के अंदर ये दोनों सेपरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, दोनों द बिकम्स नैरोअर एट द सेंटर, सेंटर नैरो हो जाता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी जो पहले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें थी ये डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग से बन जाती है और ये फॉर्म हो गई भैया एक नई सेल। जब ये नई सेल फॉर्म हो जाती है तो इनको क्या बोला जाता है, डॉटर सेल। एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल्स बनी, ये क्या हुआ, माइटोसिस। एट द एंड ऑफ टेलोफेज द सेल्स डिवाइड्स, chromosome disappears into the nucleus, the daughter cells grow and in turn reproduce by mitosis। जो ये सेल है आगे जाके डेवलप करती है और ये माइटोसिस के थ्रू ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट, हर क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स करता है। डुप्लीकेट मींस अपना पैदा करता है, फॉर्म करता है और डॉटर सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। मींस बेटा जो ये 23 क्रोमोसोम थे ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स मींस ये रीजनरेशन करते हैं जिससे कि 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर आ जाते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम की दूसरी सेल हो गई। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट भी तो ऐसे ही हुआ है। अब जब दूसरा एक सेल डिवीजन, ये समझ में आया बेटा माइटोसिस। माइटोसिस में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस कौन कौन सी होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये नाम याद करना। अब किताब छोड़ दो, कौन क्या बोल रहा है बेटा, मेरी बात सुन लेना, समझा रहा हूं तुम। किताब ने क्या बोला है वो छोड़ दो। ये हमें एक पूरी सेल मान लो, मेरा चेहरा एक सेल है, इस सेल पे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होना है। इस न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होगा तो ये न्यूक्लियस ऊपर से कटेगी तो आधा न्यूक्लियस इधर गया और आधा इधर गया। अब ये न्यूक्लियस इधर आ गया, एक दूसरे से दूरियां हो गई, इन दूरियों को ऐसे हम तार से बांध देंगे कि भाई आ जाओ, एक हो जाओ, कुछ कर लो, बोला नहीं। तो ये कौन सी स्टेज आ गई, प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर तो सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ। ये आ गई मेटाफेज जिसके अंदर दोनों पोल्स पे चले गए सेंट्रोसोम के पास। मेटाफेज ये स्टेज हुई प्रोफेज, हाँ सही है, सॉरी प्रोफेज।
मेटाफेज के अंदर क्या होगा, ये दोनों जो पोल है, ये पोल सेंट्रोसोम के पास जाके अपना बीच में से डिवाइडेशन स्टार्ट कर देते हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। जो इन्होंने ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गई। अब ये हो गई हमारी मेटाफेज तक। अब एनाफेज में क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो तो रह गई। जो अरे भाई जो क्रोमोसोम से थ्रेड लाइक ही तो हैं, धागे जैसे तो हैं, वो रह गए सेंट्रोसोम के पास चिपके और इधर चिपके हुए। तो ये कौन सी स्टेज हुई, एनाफेज। टीलोफेज में क्या हुआ कि जो ये स्ट्रक्चर रह गई थी, ये दोबारा इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हुई, न्यूक्लियस बनाया और हर क्रोमोसोम्स ने अपना डुप्लीकेट पैदा किया, फॉर्मेशन किया और 46 क्रोमोसोम की एक डॉटर सेल्स पैदा की, 2 डॉटर सेल्स। ये चीज समझ में आई, आ गई समझ में। अब जो नेक्स्ट आता है बेटा, वो वर्ड आता है मियोसिस। कौन सा वर्ड आता है बेटा, मियोसिस। मियोसिस नॉर्मली सेक्सुअल एक्टिविटी जो करते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, ह्यूमन बीइंग करता है सेक्सुअल एक्टिविटी। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच अकर्स इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, इंक्लूडिंग मैन। ये मैन के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द मेल। इसके अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस के अंदर, मियोसिस दूसरा सेल डिवीजन हो गया हमारा। क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म जिसके अंदर क्या, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा हमारे, 23 क्रोमोसोम्स है ना बेटा। और ओवम, ओवम के अंदर कितने मिल गए, 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटी, ये 23 क्रोमोसोम्स मेल के और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के। यदि ये दोनों स्पर्म और ओवम को प्लस करे तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेट्स, या दूसरे वर्ड के अंदर जाइगोट बोल देते हैं। इस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46। समझ में आया। अरे 23 उधर से मिला, 23 इधर से मिला, तो 46 क्रोमोसोम हो गए 23 पेयर्स के। दिस लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ द हेरिडिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीन्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल। ये 46 क्रोमोसोम जेनेटिक इनहेरिटेंस को बताते हैं कि हाँ 40 क्रोमोसोम्स का बच्चा पैदा होगा। अरे आप और आपकी मम्मी पापा जो है, मदर एंड फादर, मम्मी पापा बोलेंगे तो बुरा लगेगा, मदर एंड फादर, मदर के क्रोमोसोम्स 23 और फादर के क्रोमोसोम्स 23 मिलके आपको 46 में बनाया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी के आगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के आगे। कई लोग होते हैं ना, अरे भाई काला कैसे हो गया, अरे बाप काला है इसका, इस कारण, क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स फादर से भी आते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स मदर से भी आते हैं। बेटी मेरी बात सुनना, मैं आपको समझा दूं। हाँ ये तुम भी जो वर्ड बोल रही हो ये भी सही बोला। मैंने सिंपल भाषा में क्या बेटा, मैं इतना ज्यादा टेक्निकली इस वर्ड को लेके नहीं जा रहा, तो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं। गैमेट्स मींस होता है बेटा स्पर्म और ओवम का मतलब। अब मैं इसकी डिटेल भी करूंगा तो फ्यूजन कैसे होता है। ओवम जो होता है बेटा, ओवम के पास स्पर्म आता है, स्पर्म की एक्रोसोम कैप होती है, वो कैप एक एंजाइम सीक्रेट करती है हाइल्यूरिमिनिडेज। पर मैं उन चीजों पे जा नहीं रहा था क्योंकि ये चीज जो है अभी इतना ही बताने लायक है, क्योंकि मैं वो प्रोसीजर बताऊंगा तो फिर अभी मेरा सेल डिवीजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यहां पर स्पर्म और ओवम के मिलने से गैमेट्स मींस दोनों का एक समूह, जो गैमेट्स, यही गैमेट्स आगे जाइगोट कहलाता है। आगे डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है उसको जाइगोट बोलते हैं। गैमेट्स मींस दोनों का मिल जाना और फॉर्मेशन होना, जाइगोट। और भाई दोनों मिलते कैसे हैं कि ये जो हमारा ओवम है ना, इस ओवम की जो ऊपर की जो लेयर है, इस पर जब स्पर्म आता है तो ये जो स्पर्म की जो ये कैप है, ये कैप एक एंजाइम सी, HYALURIMINIDAC, ये जो कैप इसकी एक्रोसोमल कैप है, ये एंजाइम सीक्रेट करती है हाइल्यूरिमिनिडेज। ये एंजाइम इस ओवम की वॉल को रप्चर कर देता है और ओवम के अंदर घुस जाता है। ओवम के अंदर घुस जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, गैमेट्स। तो कौन सा एंजाइम सीक्रेट करते, हाइल्यूरिमिनिडेज। बाकी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, स्टेज टू स्टेज में बताऊंगा कैसे स्पर्म भागता है, कैसे दौड़ लगाता है। इन वन इजैकुलेशन ऑफ एन मेल 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर इजैकुलेटेड इन सिंगल इंटरकोर्स। किताब के अंदर लिखा हुआ है भाई, उसी लैंग्वेज में और उसी लाइन में मैंने आपको बोला है। लेकिन अभी उन चीजों पे मत जाओ,
अरे मैंने जो इंग्लिश में बोला उसका मतलब ये बेटा हिंदी के अंदर कि वेन एक बार जब मेल पर्सन इंटरकोर्स करता है तो 100 मिलियन ऑफ स्पर्म इजेकुलेट होते हैं। वो स्पर्म रनिंग करते हैं कि हु विल गो फास्ट, हु विल रीच फर्स्ट, और वो हम वेट कर रहा होता है 14 डेज के बाद में, आओ आओ आओ। जब वो स्पर्म वहां पहुंचता है ओवम के पास में तो 100 मिलियन ऑफ स्पर्म में से सारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत कम स्पर्म है जो वहां तक पहुंच पाते, जिनमें से एक स्पर्म होता है अलग ही करामात दिखाने वाला जो पहुंचता है ओवम के पास में आ गया। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। अरे भाई एक ओवम एक स्पर्म से ही मिलेगा। अरे जाते तो बहुत सारे डैमेज भी हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। वन स्पर्म कैन गो एंड विल रीच देयर। अब वो तुम यार वो मत निकलवाना चाहो, फिर मैं ट्विंस पे चला जाऊंगा तो फिर वो तुम उस चीज पे मत जाओ। यदि 2 ओवम है और 2 स्पर्म जाके मिल गए तो वो ट्विंस होते हैं, उनको डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। और यदि ये 1 स्पर्म और 1 ओवम मिलता है और बीच में से डिवाइड होते हैं, ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, है ना। अरे बेटा एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है जाके तो एक जाइगोट बनता है। उस जाइगोट का यदि डिवाइडेशन होता है ना एक जाइगोट का, तो वो जो 2 बच्चे बनते हैं वो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बेटी एक स्पर्म और एक ओवम था, वो मिलके एक बच्चा बना, जाइगोट बना सिंपल भाषा में। उस जाइगोट का जब डिवीजन होता है तो 2 बच्चे बनते हैं। ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है। मोनो मींस सिंगल जाइगोट से 2 बच्चे बने। ऐसे बच्चों की प्लेसेंटा एक होती है, आगे 2 कनेक्शन निकले होते हैं दोनों बच्चों की, ये मां से तो एक ही जोड़ा रहेगा। ऐसे बच्चे एक सेक्स के होते हैं, दोनों लड़कियां ही होंगी, दोनों लड़के ही होंगे, दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं जहां तक। ऐसे ट्विंस को मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोला जाता है, जिनमें मोस्टली एक बच्चा हेल्दी होता है। ट्विंस के अंदर ऐसा तो है, होता ही है, एक बच्चा हेल्दी दूसरा कमजोर होता है। कमजोर वाले से माँ बाप का लगाव रहता है। और जो डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उनमें क्या होता है, 2 स्पर्म जाते हैं, 2 ओवम मिलते हैं, दोनों अलग अलग जाइगोट बनाते हैं, अलग अलग प्लेसेंटा बनते हैं, अलग अलग बच्चे होते हैं, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर, दोनों अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं, दोनों का अलग अलग सेक होता है, दोनों अलग अलग सेक्स भी हो सकते हैं, दोनों अलग एक सेक्स भी हो। सेक्स तो भगवान के ऊपर डिपेंड है, कौन सा क्रोमोसोम मिला उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग निकलते हैं। ऐसे ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। लेकिन भाई उतनी डिटेल में मत लेके जाओ, अभी हम पढ़ रहे हैं मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ये चीज समझ में आ गई। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे होता है भाई, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, डिटेल में किताब में पढ़ लेना कि लड़का कैसे होगा लड़की कैसे होगी, ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे गांवों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रथा चल रही है कि जैसे यदि लड़का नहीं हुआ, पहली बात तो लड़का लड़की एक जैसे होते, लेकिन कई इलिटरेट पर्सन जो इस समाज के ऊपर बोझ हैं वो लड़के को बढ़िया मानते हैं, लड़की को बुरा मानते हैं, और फिर उसके बाद फीमेल को प्रताड़ित करते हैं, इसके लड़की लड़की हो रही है। अरे भाई उसका दोष नहीं है, दोष तो तुम्हारे लड़के का है। फीमेल को तो ऊपर वाले ने एक ही चीज दी है, एक्स एक्स। तुम्हें क्या दिया है भाई, ये एक्स वाई। तो किसका दोष हुआ, तुम्हारा। किसका दोष हुआ, तुम। अरे तुम, इसका मतलब है, अरे बेटे हंस क्यों रहे हो तुम लोग, समझने की कोशिश करो इस चीज को। अरे मैं क्या हंसा रहा हूं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इसको करने का मतलब ये बेटी कि ये तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, सेक्स का मतलब है बेटा एवरी टाइम मेल पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। मेल पर्सन मींस फीमेल का तो भाई ये क्रोमोसोम से दिया है एक्स एक्स, और मेल को क्या दिया है एक्स वाई। फीमेल को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक्स इधर आ गया, ये एक्स इधर आ गया, ये एक्स और ये वाई। अरे भाई ये एक्स इससे मिलेगा तो क्या पैदा होगी लड़की, ये एक्स वाई से मिलेगा तो क्या चांस होगा लड़का, ये एक्स इससे मिल गया तो क्या चांस होंगे लड़की, और ये एक्स इससे मिल गया तो क्या चांस होगा लड़का। दोनों में चांसेस क्या होते 50-50।
अब ये डिपेंड करता है आपके क्रोमोसोम्स में, मेल के क्रोमोसोम्स में। और हमारे यहाँ क्या माना जाता है, फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल डिटर्मिनेशन। ऐसा नहीं है, समझा देना आसपास के लोग, यदि कोई बोलता हो कि इस लड़की के तो लड़कियां लड़कियां, नहीं नहीं, पहली बात तो लड़कियां बहुत लकी इंसान की होती है। लड़कियां बहुत भाग्यशाली की होती है, जिसके यहाँ लड़कियां होती है वो बाप कभी भूखा नहीं मरता, ऐसा दुनिया बोलती है, मैं भी बोलता हूँ। लड़के तो नालायक होते हैं, ठीक है, ये रियल बात है, बहुत कम सेवा करते हैं। मैं रियल पे एग्जांपल बता रहा हूँ। लड़कियां यदि किसी गरीब घर के अंदर भी होंगी और उनको पता पड़ जाएगा ना कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तो बेचारी के पास पैसे नहीं होंगे तो इधर उधर से मांग के आ जाएगी, और आपका लड़का क्या कर रहा है, वो मैडम को लेके घूम रहा है, नाच रहा है, कर रहा है, मम्मी तुम बना लेना खाना, आ रहे हैं 12 बजे। ये दुनिया का उसूल है, मैं भी लड़का हूँ आप जैसा ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। लेकिन लड़कियां ज्यादा इमोशनली होती है, ज्यादा फैमिलियर सपोर्ट होती है, और मदर फादर के लिए ज्यादा अच्छी होती है। ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है, सच्चाई है जो एक्सेप्ट करना होगा। तो बेटी ये फीमेल और मेल का समझ में आया आपको। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कौन करता है, मेल। कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, ये हो गया। क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। यदि क्रोमोसोम का यदि क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट यदि बिगड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बेटा, यदि क्रोमोसोम्स का अरेंज, बेटा सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुन लो, वीडियो चल रहा है। क्रोमोसोम्स यदि अरेंज्ड हो तो ठीक है, वरना एक क्रोमोसोम्स यदि कम हो गया, यदि 23 पेयर की जगह यदि एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है तो वो क्या बना लेते, नहीं एक क्रोमोसोम्स ज्यादा हो जाता है तो क्या बना लेते, डाउन सिंड्रोम। 21 नंबर क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। क्रोमोसोम ट्राइसोमी, नॉर्मली 21 नंबर का क्रोमोसोम 2 होते हैं, पर एक और आ जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है बेटा, ये हमारा इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये हमारा सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स का चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमने आज पढ़ा सेल डिवीजन के बारे में, जो हमें याद रखना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस, and subscribe our channel and share with others. Thank you so much all of you.